और थैंक यू नेटफ्लिक्स, भाई फाइनली वन पीस का सीजन 2 आ चुका है और नो डाउट इसका सीजन 1 कमाल का था और इसका सीजन 2 भी रिकॉर्ड सेट करने वाला है। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो उसे देख लेना, अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं। उसमें ओवरऑल फिशमैन आइलैंड का आर्क दिखाया गया था और अब लूफी अपने क्रू के साथ ग्रैंड लाइन की तरफ निकल चुका है। सीजन 2 एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें सेल्स टाउन के एक मरीन बेस को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था। फिर हमें वेलेंटिना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक मरीन सोल्जर को मौत के घाट उतार देती है और कुछ ही समय में ही निको रोबिन नाम की उनका एक और साथी भी वहां पर आ जाती है। वहीं बाकी बचे मरीन सोल्जर उससे लड़ने के लिए तैयार थे। तभी वहां का दरवाजा तोड़ के निको रोबिन अंदर आ जाती है। वो निहत्था थी, वो उस पर गोली चलाने ही वाले थे। तभी शॉकिंगली ये क्या, उनके शरीर से तो निको का हाथ निकलने लगता है और वो उन पर ही हमला कर देता है। और ये देख बाकी सोल्जर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सभी सोल्जर के शरीर के अंदर से काफी सारे हाथ निकल रहे थे और उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देती है। और निको रोबिन आगे बढ़ने लगती है और एक सोल्जर को वो बंदूक के साथ पकड़ लेती है और उनका जो कमांडर था वो निको पर क्या हमला करता। निको उस सोल्जर से गोली चलवा देती है जिससे उनका कमांडर वहीं मारा जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो मुद्दों के बॉडी को कहाँ रखते हैं। फिर उन्हें मिस्टर 7 नाम के अपने एक साथी का डेड बॉडी मिलता है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, जो अपना रूप बदल सकता है और रोरोनोआ जोरो ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। वो उस मरीन सोल्जर को पूछते हैं कि रोरोनोआ जोरो कहाँ है, तो वो उन्हें बताता है कि उसका कैप्टन ने उसे छुड़ा लिया और वो ग्रैंड लाइन की तरफ निकल गए हैं। वो उसे उसके कैप्टन के बारे में पूछने पर वो सोल्जर उससे बाउंटी पोस्टर दिखाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मंकी डी लूफी था। और ये देख निको मुस्कुराती है। फिर हम सांजी और उसोप को देखते हैं। उसोप अपना नया गैजेट बना रहा था और सांजी सबके लिए खाना बना रहा था। और इस बार उसोप ने एक नया मिर्ची का गोली बनाया था और पता चलता है उनके जहाज में सामान खत्म हो रहा है। उसोप भी कहता है हाँ, उनकी जहाज के लिए कुछ सामान और दवाइयां भी खत्म हो चुका है और इसके लिए वो नामी को मस्का लगाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि स्ट्रॉ हेड क्रू में पैसा बस नामी के पास है। वही नामी ग्रैंड लाइन जाने के लिए मैप को स्टडी कर रही थी और सांजी उसे वो ऑक्टोपस वाला डिश ला कर देता है। और वो ग्रैंड लाइन तक कैसे पहुंचेंगे, नामी ने इसका रास्ता तैयार कर लिया था। वो इस बारे में ही बात कर रहे थे और इसी दौरान उसोप लॉकडाउन का बात छेड़ देता है। तो सांजी कहता है उनके पास राशन पानी काफी कम है तो उन्हें ग्रैंड लाइन जाने से पहले कुछ सामान खरीद लेना चाहिए और नामी इसके लिए मान जाती है और वो अपने लिए भी कुछ पसंदीदा चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन उसोप नामी को कह रहा था वो उसके बात में ना आए, वो तुम्हें अपना मासूम चेहरा और खूबसूरत आंखें दिखाकर फंसा रहा है और उसे ये नाइंसाफी लग रहा था, जबकि ये उन दोनों का ही सोचा हुआ ड्रामा था। वहीं जोरो हमारा 400 केजी के डंबल उठाकर एक्सरसाइज कर रहा था और उसोप आकर उसे इस बारे में पूछता है कि उन्हें लॉकडाउन जाना चाहिए या नहीं। तो जोरो कहता है वो भी आना चाहेगा। उसे अपने तलवार का कमी खोला है क्योंकि सीजन 1 में आपको याद होगा जब मिहोक के साथ उसका लड़ाई हुआ था, उस दौरान मिहोक ने जोरो के दोनों तलवार का टुकड़े टुकड़े कर दिया था। नामी कह रही थी बस भी करो, तुम हार चुके हो, लेकिन उसोप कहता है अभी भी उन्हें अपने कैप्टन का सहमति नहीं मिला है और लूफी अपने जहाज के आगे बैठा हुआ था। फिर लूफी नीचे आता है तो वो सभी उसे लॉकडाउन के बारे में बताते हैं, लेकिन लूफी दिमाग से थोड़ा पैदल है। वो पहले ग्रैंड लाइन जाकर वन पीस को ढूंढने का बात कर रहा था। तो वो सभी उसे समझाते हैं वहां जाने से पहले उन्हें कुछ सामान लेना होगा और नामी उसे बताता है लॉकडाउन ये वही जगह है जहां पायरेट्स का किंग गोल्डी रोजर को मौत का सजा सुनाया गया था और वहीं से पायरेट्स का एक नया युग शुरू हुआ। और ये सुन लूफी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो इस जगह को जरूर देखना चाहेगा। फिर वो आगे आता है और जहाज को पीछे की तरफ मुड़ने को कहता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि लॉकडाउन किस तरफ है। तो नामी उसे बताती है कि नहीं, वो थोड़ा लेफ्ट की ओर है और वो लॉकडाउन की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें उस दिन को दिखाया जाता है जब सभी लोगों के सामने गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। वहीं गोल्डी रोजर को कैद करके रखा गया था। तभी वहां पर मरीन का वाइस एडमिरल ग्राफ आता है, उसका नाम गोल्डी ग्राफ है और उसी ने ही गोल्डी रोजर को पकड़ा है। वो दोनों अपने कुछ पुराने यादें ताजा करते हैं और वो हंसने लगते हैं। मुझे इन दोनों का हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से नहीं पता, लेकिन गोल्डी रोजर की बातों से पता चलता है कि होना हो गोल्डी ग्राफ भी एक वक्त पर उसके टोली का हिस्सा था। वो उससे कहता है उसका एक बेटा है और वो उसे ढूंढकर उसका हिफाजत करने को कहता है, ये जानते हुए भी कि आज वही उसका सर कलम करने वाला है। वो नहीं चाहता कि उसके बाप ने जो कर्म किए उसका सजा उसके बेटे को मिले। ये उसका आखिरी इच्छा था। तो गोल्डी ग्राफ इसके लिए मान जाता है। गोल्डी रोजर पायरेट्स का बादशाह है तो उसे लगता है कि उसके मरने के बाद पायरेट्स का युग खत्म हो जाएगा, लेकिन गोल्डी रोजर कहता है उसका मौत ही एक नया शुरुआत होगा। वहीं लूफी और उसका क्रू लॉकडाउन में पहुंच चुके थे और वो शहर में एंटर करते हैं। नामी कहती है उन पर बाउंटी है तो वो खुले सांड की तरह नहीं घूम सकते, उन्हें मरीन गार्ड से बचना होगा और वो जल्दी अपना सामान लेकर वापस निकल जाएंगे। नामी सांजी और लूफी को सामान खरीदने को कहती है और उन्हें वो पैसे भी देती है और उसे भी अपने लिए कुछ सामान खरीदना है। जोरो कहता है उसे भी पैसा चाहिए। नामी कहती है लेकिन वो उसके खुद के लिए पैसे क्यों देगी। तो जोरो कह रहा था उसका तलवार भी सबको बचाने में ही काम आएगा। नामी उसे पैसे देती है लेकिन उधारी पर और जोरो को उसे 3 गुना ब्याज में वापस लौटाना होगा। जोरो पैसा ले लेता है और सबको पैसा मिलते ही वो उसका बातें सुने बिना ही वहां से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें कैप्टन स्मोकर नाम के एक मरीन ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसका गाड़ी तो कमाल का है जो पानी में चलता है और उसने उसके पीछे रस्सी से एक पायरेट्स को बांधकर खींचते हुए वहां पर ले
आया था और मरीन सोल्जर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर कैप्टन स्मोकर उन्हें होशियार रहने को कहता है क्योंकि गोल्डी रोजर की सजाए मौत का एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तो नौजवान पायरेट्स वहां जरूर आएंगे। वहीं नामी ने अपना खरीदारी कर लिया था और वो कुछ किताबें देख रही थी और उसको अपना चेहरा छिपाने के लिए एक अजीब तरह का चश्मा खरीद लेता है। उनके पास अभी काफी वक्त है तो नामी उसे कहता है उसका कोई इंतजार कर रहा है तो उसोप काया को याद करता है तो वो टेलीफोन के जरिए काया के लिए मैसेज छोड़ता है और आप तो उसोप को जानते ही हो, वो काया और बाकी सबको कैसे अपने बहादुरी का कहानी सुनाता है। वहीं जोरो तलवार का दुकान ढूंढ रहा था तभी तोशिगी नाम की एक लड़की उसका तलवार देखने के लिए वो उसे जानबूझकर टकरा जाती है। जोरो उसका मदद करता है। वो लड़की उससे बात करना चाहती थी लेकिन जोरो उसे ज्यादा कुछ बात नहीं करता और वो वहां से जाने लगता है। फिर जोरो एक तलवार के दुकान में आ जाता है। वहाँ ईस्ट ब्लू का हर तरह का तलवार मौजूद था लेकिन जोरो के पास जितना पैसा था उससे वो काफी घटिया तलवार देखने को बोल रहा था। जब जोरो वहां से जाने वाला था तब वो ओनर उसे रोक लेता है। वो जोरो का तलवार देखना चाहता था और वो उसके तलवार को देखने के बाद वो कह रहा था इसमें कोई खास बात नहीं है। जब जोरो वहां से जाने वाला था तो वो आदमी उसे रोक देता है और वो उसे उस तलवार को बेचने को कह रहा था और उसके बदले वो उसे 2 लाख बेरीज देगा और वो वहां से कोई भी 3 तलवार ले जा सकता है। लेकिन जोरो इसके लिए मना कर देता है तो वो अपना ऑफर को 7 लाख बेरीज तक बढ़ा देता है। तभी वहां पर वही लड़की आ जाती है और वो उसके तलवार को देखकर इंप्रेस हो जाती है। दरअसल ये बाडो इचिमोंजी नाम का एक तलवार है जिसे काफी अहम माना जाता है और ये उनका एक पारंपरिक कंपटीशन के दौरान जोरो के बचपन के दोस्त कुइना को मिला था। लेकिन उसके मौत के बाद वो तलवार जोरो को मिला और उसने सोचा नहीं था कि वो उस तलवार को कभी देख भी पाएगी और वो बातों बातों में ही कह देती है कि उस तलवार के बदले तो कोई भी करोड़ों बेरीज देने के लिए तैयार हो जाएगा। जबकि वो आदमी जोरो को ठग रहा था। उस लड़की तोशिगी को तलवार का काफी अच्छा जानकारी है तो जोरो उसे अपने लिए तलवार चुनने में उसका मदद मांगता है। फिर वो दोनों ही तलवार ढूंढने लगते हैं। जोरो सांदाई कितेत्सु नाम के एक तलवार को उठा लेता है और ये देखते ही वो लड़की कहती है वो उस तलवार को नहीं ले जा सकता क्योंकि वो श्रापित है और आज से पहले जितने भी लोगों ने उस तलवार को चलाया था वो सभी काफी बेरहमी से मारे गए हैं। और वो आदमी भी उसे वो तलवार देने से मना करता है जबकि वो उस तलवार से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन अब वो नहीं चाहता कि उस तलवार को कोई चलाए और उसका भी वैसे ही बेरहमी से मौत हो जाए। लेकिन जोरो भी एक अलग ही किस्म का बंदा है। वो कहता है देखते हैं उसके जुनून में ज्यादा ताकत है या फिर उस तलवार के श्राप में। अगर वो इसमें जीतेगा तो उसे उस तलवार को उसे बेचना होगा। फिर जोरो अपने हाथ को सीधा करता है और उस तलवार को ऊपर फेंकता है जो कि घूमकर उसके हाथ को काटने वाला था। लेकिन वो तलवार उसे छूता भी नहीं और वो नीचे आ गिरता है। इसका मतलब वो तलवार उसका हुआ और उसे एक और तलवार भी चाहिए था तो वो आदमी कहता है वो दूसरा वाला तलवार उसके लिए वो चुनेगा। वहीं सांजी और लूफी खाने का सामान ले रहे थे और लूफी तो वहाँ जो कुछ भी देख रहा था उसे वो खाने का मन कर रहा था। लेकिन सांजी उसे कंट्रोल करता है और उन्हें वहाँ एक एलिफेंट फिश भी मिल जाता है तो सांजी उसे लेने का डिसाइड करता है। वहीं उसोप काया को अपने बहादुरी का कहानी सुना रहा था और नामी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। इसी दौरान एक चोर जो काफी समय से उन पर नजर रख रहा था वो नामी का बटुआ चुराने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं पता नामी चोरों की नानी है। वो उसका ही बटुआ मार लेती है। नामी पहले एक चोर थी तो वो उसे सलाह देती है कि वो पहले ऐसे आदमी को ढूंढे जो भटके हुए हों, वो पहले उनका मदद करे उसके बाद वो उन्हें लूट सकता है। लेकिन वो आदमी उससे भाड़ में जाए कहकर वहां से जाने लगता है। वहीं वो आदमी जोरो को एनमा नाम का एक काफी खास तलवार दिखाता है। जोरो को वो पसंद आता है लेकिन दूसरा तलवार खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो वो आदमी कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें ठगने का कोशिश किया लेकिन काफी सालों बाद मैंने आज एक नौजवान के अंदर वो जोश देखा है। तुम बिना कोई पैसे दिए वो तलवार ले जा सकते हो और इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगा। फिर जोरो उन्हें गुड बाय कहकर वहां से जाने लगता है। वहीं हम लूफी को देखते हैं जो सांजी से अलग हो गया था और वो सभी को सजाए मौत का जगह पूछ रहा था। वो चोर उसे नोटिस कर लेता है और वो उसे कहता है उसे पता है ना वो जगह कहाँ पर है। वो नामी के दिए गए एडवाइस से लूफी को लूटना चाहता था और वो उसे दोस्ती कर लेता है और वो उसे सजाए मौत की जगह पर भी ले आता है जहाँ थोड़ा कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था और लूफी उस जगह को देखता है जहाँ गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया गया था। लूफी के लिए ये सब काफी मायने रखता है। फिर वो वहां से जा रहे थे तभी लूफी का हैट कोई ले जाता है। शॉकिंगली वो तो एक हाथ था और सरप्राइजिंगली वो हाथ बगी का था। अबे इसे किसने आजाद किया? आपको पता ही होगा इन दोनों का पुराना दुश्मनी है और बगी को लगता है कि वो चोर उसके टोली का हिस्सा है तो वो उसे अपने टोली में ले जाना चाहता था। लेकिन शायद उस चोर को भी बगी के बारे में पता था तो वो पतली गली पकड़ के वहां से निकलना चाहता था लेकिन उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। लूफी उससे पूछता है आखिर वो चाहता क्या है तो बगी उससे कहता है उसने उसके साथ जो किया वो इसका बदला लेना चाहता है और अभी उसके दोस्त उसके साथ नहीं है तो ये उसके लिए परफेक्ट टाइम है। और उसने अपने एक दोस्त को भी साथ में लाया है जो कि अल्बिडा नाम की एक लड़की थी और सीजन 1 में कोबी को बचाने के चलते लूफी ने उसके जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो अल्बिडा उससे लड़ना चाहती है तो लूफी भी लड़ने के लिए मजबूर था और वो अपने हाथ को स्ट्रेच कर लेता है और वो अल्बिडा को एक जोर का मुक्का मारने वाला था। लेकिन शॉकिंगली ये क्या, उसका मुक्का तो स्लिप कर जाता है और ये देख लूफी शॉक था। तो अल्बिडा कहती है उसने गम गम स्लिप फ्रूट खाया है जिससे कोई भी हमला उससे स्लिप होकर निकल जाएगा। फिर वो अपना चप्पल उतारती है और वो स्लिप करके लूफी के पास आ जाती है और अपने गदा से लूफी पर हमला करके उसे वहां से दूर उड़ा देती है। और ये क्या, लूफी तो एक बार में ही बेहोश हो गया था। फिर जब उसका आंख खुलता है तो वो दोनों उसके
सामने थे और उन्होंने एक जंजीर से उसे बांध दिया था जो कि समुद्री पत्थरों से बना था, जो कि उसके डेविल फ्रूट के पावर को कम कर देता है। वहीं कैप्टन स्मोकर को कुछ सोल्जर बताते हैं मौत की सजा जगह पर कुछ लुटेरों को दिखा गया है, तो वो उधर ही जाने लगते हैं। तभी शौकीनली ये क्या तोशिकी भी वहां पर आ जाती है। वो उनकी पीटी ऑफिसर है और वो दोनों भी सजाए मौत की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं नामी और उसोप उस जगह पे पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां और कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें जोरो दिखाई देता है और जोरो आकर नामी को उसका पैसा वापस करता है और ये देखकर वो हैरान थे। जोरो ने बिना पैसों के वो तलवार खरीद ली है और जोरो के तलवार पे आपका दिल आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कुछ ही समय में सांजी भी वहां पर आ जाता है। उसने बाकी का सारा सामान जहाज में पहुंचा दिया है और उनका डिनर के लिए उसने वो एलिफेंट वाला फिश भी लाया था। मौसम देख नामी को लग रहा था जल्दी वहां तूफान आने वाला है, लेकिन लूफी का कोई अता पता नहीं। फिर भी उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो उन्हें कहाँ मिल सकता है। फिर वो सभी उधर ही जाने लगते हैं। वहीं अल्बिडा और बगी ने लूफी को एग्जीक्यूट करने के पोजीशन में रखा हुआ था और अल्बिडा उन्हें बता रहा था कि लूफी ने उसके जहाज को तबाह कर दिया और उसके एक गुलाम को उसने आजाद भी कर दिया और उसके साथियों को उसने भारी नुकसान पहुंचाया है और वो खुद को होने वाला पायरेट्स किंग कहता है। तो इसका एक ही सजा है, सजाए मौत। और जैसा कि बगी एक जोकर है तो वो ड्रामा कर रहा था और वो ये जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना, ये जोरो और बाकी सभी को वहां पहुंचने में मदद करेगा और वैसा ही होता है। जोरो सांजी ये सब वहां पर पहुंच जाते हैं और ये देख बगी अल्बिडा को उसके साथियों को उसे संभालने को कहता है और वो लूफी को वहां से ले जाता है और अल्बिडा अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेता है और यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाता है। जब नामी अल्बिडा पर हमला करती है तो उसका हमला उस पर काम नहीं करता और जोरो भी उसके साथियों को मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन वहाँ उसके कुछ पुराने दुश्मन भी थे जो जोरो के साथ अपना हिसाब चुकता करना चाहते थे। वहीं अपना लेग सांजी भी अपने शानदार लात से उन्हें चैन की नींद सुला रहा था। वहीं नामी और अल्बिडा लड़ रहे थे। अल्बिडा एक डेविल फ्रूट यूजर है जिस वजह से वो नामी पर भारी पड़ रही थी। तो कैप्टन उसोप अपने काले मिर्ची बम का इस्तेमाल करता है और वो नामी को इशारा देता है तो नामी अपने डंडे का इस्तेमाल करती है और काले मिर्ची का बम अल्बिडा के नाक के अंदर चला जाता है और अल्बिडा अपने छींक से ही वो काफी तेजी से वहां से फिसल कर दूर जा गिरती है। वहीं कैप्टन स्मोकर और बाकी मरीन ऊपर से उन्हें देख रहे थे और कैप्टन स्मोकर कहता है कि पहले उन लुटेरों को खुद को खत्म करने दो, उसके बाद वो बाकियों को वो संभाल लेंगे। तभी तोशिकी देखती ये क्या, जोरो भी उन लुटेरों में से एक है। वहीं बगी लूफी को उस जगह पर ले आता है जहाँ गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया गया था और उन समुद्री पत्थरों के जंजीरों की वजह से लूफी कुछ भी कर नहीं पा रहा था और बगी उससे उसका आखिरी विश पूछता है तो लूफी वही डायलॉग बोलता है, मैं हूँ मंकी डी लूफी, मैं वन पीस को ढूंढूंगा और बनूंगा लुटेरों का बादशाह। और ये सभी वहां सुन लेते हैं। फिर बगी उसका सर कलम करने वाला था तो लूफी अपने साथियों को अलविदा कहता है और शायद उसने अपने मौत को स्वीकार कर लिया था और वो हंस रहा था और ये देख कैप्टन स्मोकर भी कहता है ये तो गोल्डी रोजर का हंसी है। फिर बगी उसका सर कलम करने वाला था तभी वहां पर बिजली आ गिरता है जो बगी को पूरी तरह से चित्रे चित्रे कर देता है और वो जगह भी तबाह हो जाता है और लूफी का हेड और लूफी दोनों ही नीचे आ गिरते हैं और वो चोर लूफी को उसका हेड देता है। फिर लूफी नामी सांजी इन सब से मिलता है और वो जल्दी वहां से जाना चाहते थे, लेकिन तभी कैप्टन स्मोकर अपने मरीन सोल्जर के साथ वहां पर आ जाता है और वो उन लुटेरों को गिरफ्त में ले रहे थे। इसी दौरान वो चोर उन्हें वहां से भागने में मदद करता है और वो अलग अलग होकर वहां से निकल जाते हैं। जब जोरो सांजी और लूफी वहां से जा रहे थे तभी तोशिकी वहां पर आ जाती है तो जोरो उन्हें कहता है वो उसे संभाल लेगा और वो उन्हें जाने को कहता है। तोशिकी कहती है उसे पता था वो पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो है, लेकिन वो तो लुटेरों के साथ मिल गया है और वो उससे लड़कर उसका तलवार वाडो इचिमोंजी को ले जाना चाहती है। भले ही वो तलवार जोरो के गांव से, लेकिन वहां पर भी लुटेरों ने हमला कर दिया था तो जोरो को उन पायरेट्स को मार गिराना है, ना कि उनका साथ देना। लेकिन तोशिकी को इस बात का समझने की कुछ पायरेट्स अच्छे भी होते हैं, जैसे कि मंकी डी लूफी, उसने कई लोगों को आजादी दिलाया है और यहाँ उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। तोशिकी भी काफी अच्छा तलवारबाज थी, लेकिन जोरो को हराना इतना आसान नहीं है। फिर जोरो उसका तलवार छीन लेता है और उसे कहता है वो उसे वो तलवार किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, क्योंकि उसे भी अपना एक वादा पूरा करना है, वो है दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना। उसके बाद जोरो वहां से चला जाता है। वहीं लूफी और सांजी आगे बढ़ रहे थे तभी उनके सामने कैप्टन स्मोकर आ जाता है और वो उन्हें वहां से आगे जाने नहीं दे सकता। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि अब उन्हें उससे लड़ना ही पड़ेगा। तो सांजी आगे आता है और वो उसे एक जोर का लात मारता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये क्या, उसका पूरा शरीर तो धुआं धुआं हो जाता है और सांजी भी समझ जाता है उसने कोई डेविल फ्रूट खाया है। फिर वो दोनों ही उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन स्मोकर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन दोनों का अच्छे से पिटाई कर रहा था। तो लूफी गम गम पिस्टल का यूज करता है और क्या ही कमाल का हमला करता है, लेकिन शौकीनली लूफी का वो अटैक भी उसके आर पार जा रहा था और उससे कैप्टन स्मोकर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और लूफी भी थक जाता है। फिर कैप्टन स्मोकर अपने हाथ को थ्रस्टर की तरह यूज करता है और सांजी पर हमला कर देता है और वो सांजी को मार गिराता है और ये देख लूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर कैप्टन स्मोकर व्हाइट स्मोक करके दो मुक्के से लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन लूफी भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी खुद को स्ट्रेच करता है और काफी तेजी से कैप्टन स्मोकर पर हमला कर देता है, लेकिन उसका वो हमला भी कैप्टन स्मोकर पर काम नहीं करता। भाई ये क्या भला है, ऐसे तो कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। फिर कैप्टन स्मोकर अपने स्मोकी हाथ को छोड़ता है और वहां उस पूरे जगह को धुआं धुआं कर देता है और वो लूफी को भी दोनों तरफ से पकड़ लेता है और उसे इधर उधर पटक के फेंकने लगता है। फिर वो उसका काफी बुरा हाल कर देता है और उसे जकड़ लेता है और अपने स्मोक
स्मोक को वो उसके मुंह के अंदर छोड़ने लगता है। शायद वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो काफी समय से छिपकर उन पर नजर रख रहा था। कैप्टन स्मोकर कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो आदमी कहता है आज नहीं, और किसका किस्मत क्या होने वाला है ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। फिर पता नहीं कैसे वो कैप्टन स्मोकर को वहां से खींचने लगता है और दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। और मेरा अजम्पशन तो ये है कि उस दौरान उसी ने बिजली गिरा के लूफी को बचाया था। फिर सांजी भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं। फिर वो अपने जहाज में आ जाते हैं और वो जल्दी वहां से निकलने का तैयारी करते हैं। और सांजी उसे उस आदमी के बारे में पूछता है क्या वो उसे जानता है, लेकिन लूफी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही वो उसे पहचानता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो दूर से उन्हें देख रहा था। उसे लूफी के बारे में काफी कुछ पता था और वो कह रहा था तुमने लुटेरा बनने का डिसाइड किया है तो आगे बढ़ो। फिर हम तोशिकी को देखते हैं, वो ड्रिंक कर रही थी। तभी वहां पर निको आ जाती है। उसे उसके बारे में काफी कुछ पता था और वो उसे इस चीज के लिए मना रही थी। उसने अपने अंदर काफी सारे चीजों को दबा कर रखा है और वो उसे आजाद होने को कह रही थी। और वो उसे अपना कार्ड भी देती है। हो ना हो वो चाह रही थी कि वो मरीन को छोड़कर उन्हें ज्वाइन कर ले। उसके बाद तोशिकी जैसे उस तरफ देखती है, निको वहां से जा चुकी थी। फिर कुछ ही समय में ही कैप्टन स्मोकर वहां पर आ जाता है और वो तोशिकी को बताता है वो क्यों मरीन के लिए काम कर रहा है। जब गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया गया उस दौरान वो वहां पर मौजूद था। मरने से पहले वो वैसे ही हंस रहा था जैसे आज वो लड़का हंस रहा था। और ग्रैंड लाइन जाने से पहले उसने अपना लास्ट ड्रिंक वहीं पर ही पिया था। उन्हें लगता था गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट करते ही सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वन पीस ने एक नए युग को शुरू किया है और सभी पायरेट्स उसके लिए पागल हो रहे हैं। और वो किसी को भी उस चीज से गुजरने नहीं देना चाहता और वो उन सभी को रोकना चाहता है। और उसने लूफी के अंदर गोल्डी रोजर को देखा है तो वो उसे किसी भी हाल में रोक कर रहेगा और कल सुबह होते ही वो उनके पीछे निकल जाएंगे। भाई अगले सुबह स्ट्रॉ हैट का क्रू ग्रैंड लाइन की ओर आगे बढ़ रहा था और वो रिवर्स माउंटेन के पास भी पहुंच चुके थे। और जैसे जैसे वो ग्रैंड लाइन की ओर जाएंगे उनके लिए मुसीबत और भी बढ़ता जाएगा, इसलिए वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। और लूफी वैसे ही जोश के साथ चीयर करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई कमाल का एपिसोड था और जितना डिटेल के साथ हुआ मैंने एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट स्प्रेड कर देना। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड भी ले आऊंगा। थैंक यू सो मच।